पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो 3 से लेकर 7 फरवरी 2025 का जो हफ्ता है इस हवाले से है। और इस पूरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या खबरें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। साथ साथ इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की सूरत हाल, KSE 100 इंडेक्स की ओवरऑल मूवमेंट, डॉलर के मुकाबले में रुपए का की जो कदर रही उसको भी डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का क्या रुझान रहा उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकानमी के लिए एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि आपको जो भी हालात वाक़यात हैं और जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एंड के ऊपर, इकोनॉमिक एंड के ऊपर ख़बरें हैं और जो कंपनीज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं उस हवाले से आपको बाखबर रखा जाए। क्योंकि जितना आप अपने आप को बाखबर रखेंगे कंपनीज़ के हवाले से, मार्केट के हवाले से, इकानमी के हवाले से, उतना ही ज़्यादा आप वेल कैलकुलेटेड और वेल अवेयर डिसीजन लेकर एक बेहतर और कामयाब इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ जाएंगे, लेकिन आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारी जो वीडियोज़ हैं बड़ी मेहनत के साथ रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करके आपके लिए बनाई जाती हैं। और जितना ज़्यादा इसमें आपकी पार्टिसिपेशन होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, उतना ज़्यादा फिर हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये कंटेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो पहली खबर है इसमें वो MTL यानी मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड के हवाले से है। दो खबरें हैं जो इस कंपनी के हवाले से हैं, और इसमें जो पहली खबर है वो इन्होंने एक जो न्यूज़ पब्लिश हुई थी उस हवाले से वजाहत दी है। बिजनेस रिकॉर्डर में जो खबर छपी थी रिगार्डिंग 18 बिलियन 18 अरब रुपए के सेल्स टैक्स की जो लाइबिलिटीज़ और पेनल्टीज़ के बारे में जो FBR ने जो काफ़ी अरसे से मिलेट ट्रैक्टर के पीछे पड़ा हुआ है FBR, उस हवाले से खबर आई थी। तो अब मिलेट ट्रैक्टर ने उस हवाले से मजीद डिटेल्स दी हैं कि द सैड ऑर्डर इज़ रिलेटेड टू द डिस्क्लोजर मेड ऑन जून 2024। तो इन्होंने ये पहले तो ये वाज़ेह किया है कि चूँकि कंपनीज़ के लिए लाजमी होता है कि इस हवाले से कोई भी इंपॉर्टेंट जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो वो अनाउंस करें। तो इन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी ये जून 24 को इस हवाले से अनाउंसमेंट PSX को जारी कर चुके हैं। और इन्होंने फर्दर अपनी जो रिजर्वेशंस हैं और जो कंसर्न्स हैं उनका इजहार किया है कि FBR इज़ इन एन एंडेवर टू मीट अनरियलिस्टिक टैक्स टारगेट has instead of broadening the tax base relied on raising unrealistic and illegal demand from existing taxpayers। तो जिस तरह बहुत सारी कंपनीज का रोना होता है कि FBR उनको तंग कर रहा है, या बजाय इसके कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और उसको ब्रॉडन किया जाए, ज़्यादा और लोगों को और कंपनीज को टैक्स नेट में लाया जाए, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन्हीं को तंग किया जा रहा है और उन्हीं के ऊपर बोझ को बढ़ाया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह के एक्शंस है उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन बिजनेस एंड करंट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। तो बहरहाल ये एक वर्जन है जो कंपनी की तरफ से है। FBR की तरफ से उनकी अपनी एक स्टेटमेंट है, अपना वर्डिक्ट है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन कंपनी ने ये वाजे किया है कि जो भी लीगल कॉन्टेस्ट है इस हवाले से वो अपना करेगी, जो भी एसोसिएटेड फोरम्स हैं उसके ऊपर। और ये कॉन्फिडेंट है कि इस हवाले से जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी रकम का जब कोई तकाजा किया जाता है किसी कंपनी से किसी भी टैक्स के बाद में, तो इतनी आसानी से पैसा FBR के लिए भी मुमकिन नहीं होता कि कंपनी से निकाल सके। तो एक लीगल बैटल इन एनी केस लड़ी जाती है। कंपनीज की कोशिश होती है कि उनकी जो रिजर्वेशन है उनको एड्रेस किया जाए, और इस हवाले से जो भी जो टैक्सेस के नोटिस मिलते हैं इन कंपनीज़ को, तो वो उसको कंटेस्ट करती हैं और स्टे पे चला जाता है और ये मामला फिर ऐसे ही लटका रहता है। अब जो दूसरी खबर MTL ने अनाउंस की वो काफ़ी अरसे से जो इनके डिविडेंड्स थे वो भी इसी बेस पे रुके हुए थे कि जो एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मर्जर थी थ्रू एमलगमेशन के मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड का जो था उसका मर्जर होना था मिल्लत ट्रैक्टर में। तो उस हवाले से अब लाहौर हाई कोर्ट जो है इसने जजमेंट पास कर दी है। और इस हवाले से अब ये एक पॉजिटिव मूवमेंट हुई है फॉर मिल्लत ट्रैक्टर। और अब जो लीगल इसकी जो भी कदगनें थी वो दूर हो गई हैं, और अब मिल्लत इक्विपमेंट लिमिटेड इन MEL जो है उसका मर्जर मिल्लत ट्रैक्टर में बेस्ड ऑन दिस ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसीजन वो प्रोसीड होगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि इनको एटलीस्ट लीगल एंड के ऊपर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो होपफुली अब ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल, क्योंकि जो पहले भी इसने डिविडेंड स्किप किया था
तो उसकी रीज़न्स में एक रीज़न ये भी थी। तो अब चूँकि ये जो कोर्ट ऑर्डर आ चुका है, तो होपफुली इसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डिविडेंड के बाद में कोई अच्छी खबर आएगी फ्रॉम दिस कंपनी इन द अपकमिंग रिजल्ट्स। अब आज की जो दूसरी खबर है वो गानी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हवाले से है, जो केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है। और अगेन इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़। और कंपनी ने ये कहा है कि मारी एनर्जीज लिमिटेड, जो कि फॉर्मरली मारी पेट्रोलियम थी, और ओजीडीसी के साथ इनका एक गैस सेल एंड परचेज एग्रीमेंट हुआ है फॉर द सप्लाई ऑफ 3 MMSCFD नेचुरल गैस ड्यूरिंग जो एक्सटेंडेड वेल टेस्टिंग है। तो एक्सटेंडेड वेल टेस्टिंग पीरियड के दौरान ये इनको 3 MMSCFD की गैस प्रोवाइड करेंगे मारी एनर्जी और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। अब ये जो गैस इनको प्रोवाइड की जाएगी, ये डिस्ट्रिक्ट कोलू बलूचिस्तान में जो वेल है उसमें से प्रोवाइड की जाएगी। और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो गैस सप्लाई है, इससे ना सिर्फ ये कि जो अपनी एनर्जी ज़रूरियात हैं उनको ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा करेंगे, बल्कि साथ साथ कंपनी के को ये भी इनेबलमेंट होगी कि वो इस गैस को मार्केट कर सकती है, सेल कर सकती है टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑल ओवर द कंट्री। तो ये एक एक्स्ट्रा लेग ऐड हो जाएगी इस कंपनी के लिए, और उनको इससे भी रेवेन्यू जनरेशन का मौका मिलेगा, क्योंकि जो भी गैस ये इनको मिलेगी अब उसमें से ये आगे इसको मार्केट और सेल भी कर सकेंगे। इन्होंने ये भी फर्दर मेंशन किया है कि GCIL प्लान्स टू सेट अप इट्स ओन गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी इन द एरिया टू प्रोसेस द गैस बिफोर सेलिंग इट टू द पोटेंशियल कस्टमर। तो ऑब्वियसली जब ये गैस इनको मिलेगी तो उसकी फिर प्रोसेसिंग चाहिए होगी, और उसके लिए किसी और पर रिलाई करने के बजाय अपना प्लांट बनाने का प्लान कर रहे हैं। और दैट विल अगेन एड फर्दर वैल्यू into the overall business of the company. The revenues from gas sales will further increase the company's top line by more than 3.5 billion per annum. तो जो इनका तखमीना है उसके मुताबिक इनको 3.5 अरब सालाना से ज़्यादा का टॉप लाइन यानी जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा मुतवक्के है फ्रॉम दिस न्यू वेंचर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो दिस इज़ गुड। केमिकल सेक्टर की इस कंपनी की एक मुस्बत और एक अच्छी खबर आई है। आई होप कि इन फ्यूचर इसका जो रिजल्ट्स होंगे उसके ऊपर भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। अब जो अगली खबर है वो फार्मा सेक्टर कंपनी सिटी फार्मा के हवाले से है। सिटी फार्मा बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने बिजनेसेस के अंदर ना सिर्फ ये कि डाइवर्सिफिकेशन ला रही है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस हवाले से भी ट्यूनिंग कर रही है, ऑप्टिमाइजेशन कर रही है, और इम्प्रूवमेंट्स कर रही है, इनोवेशंस कर रही है। और साथ साथ अब इन्होंने जो डेवलपमेंट शेयर की है वो थोड़ा सा एक डेविएशन फ्रॉम द कोर बिजनेस है, लेकिन एक ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्सिफिकेशन है। दे आर प्लानिंग टू फॉर्म अ रीट मैनेजमेंट कंपनी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इन्होंने मेंशन किया कि इन अ स्ट्रेटेजिक मूव टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ सिटी फार्मास लिमिटेड रियल एस्टेट एसेट्स, the board has approved the establishment of a REIT management company as a wholly owned subsidiary of CPHL. The initiative is aimed at unlocking the value of real estate assets estimated at 5.7 billion. तो इनके पास 5.7 बिलियन रुपीस के जो रियल एस्टेट एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम कुछ एक नया इनिशिएटिव लेते हैं, और उस हवाले से फिर इन्होंने एक रीट मैनेजमेंट कंपनी बनाने का इरादा किया है। और जो एसेट्स इसके अंदर कंसिडर किए जा रहे हैं उसमें 4 कनाल से जायद का जो हाली रोड गुलबर्ग 3 लाहौर में इनकी प्रॉपर्टी है, प्लस जो रहबर DHA रहबर लाहौर के पास 60 कनाल की प्रॉपर्टी, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास 99 कनाल से जायद की प्रॉपर्टी। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस रीट मैनेजमेंट कंपनी। और इन्होंने मेंशन किया कि दिस रीट मैनेजमेंट कंपनी विल इंटीग्रेट एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, अ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल टीम एंड एन इनोवेटिव हाइब्रिड स्ट्रक्चर कंबाइनिंग सिटी फार्मा लिमिटेड एक्सपर्टीज विद रीट ऑपरेशंस। इन्वेस्टमेंट स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस इन अ फेज्ड अप्रोच इंश्योरिंग ऑप्टिमल रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स। तो इसके अंदर अब ये फ्यूचर में जो किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और ये रीट का स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में वाजे होंगी। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ी पॉजिटिव मूव है जो एसेट्स हैं उनको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करने के हवाले से, क्योंकि इतनी ज़मीन इनके पास पड़ी हुई है मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर। तो इन्होंने इसको ये तरीका सोचा कि ये इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन होगी और इसका कॉन्सिक्वेंटली फ़ायदा कंपनी को और इसके शेयर होल्डर्स को भी होगा। अब जो अगली खबर है वो ओलंपिया मिल्स लिमिटेड के हवाले से है, जो मिसलेनियस सेक्टर में है। ये वैसे बेसिकली जो एक कंपनी थी वो टेक्सटाइल सेक्टर से थी, लेकिन बाद में इसने अपना जो कोर बिजनेस है उसको चेंज किया। और अब इन्होंने आज जो अनाउंसमेंट दिया है वो ये है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ओलंपिया मिल्स लिमिटेड हैज़ अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल अ ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। तो बेसिकली ये भी जिस तरह बहुत सारी कंपनी सोलराइजेशन की तरफ जा रही हैं ग्रीन इनिशिएटिव के तहत, तो उसी हवाले से इन्होंने भी एक ऑन ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड सोलर सिस्टम है उस हवाले से
फ़ैसला किया है कि ये यूज़ इस्तेमाल करेंगे उसको उसको वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और ताकि इनकी कॉस्ट सेविंग हो सके। तो कंपनी प्लान्स टू इंस्टॉल इन ऑफ ग्रिड सोलर, अच्छा ये ऑन ग्रिड नहीं बल्कि ऑफ ग्रिड कर रहे हैं यहाँ पर, विच मीन्स कि इनकी जो रिलायंस होगी ऑन द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर नहीं होगी इन दिस केस, और कम्प्लीटली ये सोलर पावर्ड सिस्टम होगा विद इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 500 किलोवाट एंड इट्स प्लान टू प्रोसीड टू 1 मेगावाट। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो इन्होंने एस्टिमेट किया वो 50 मिलियन है। तो ये कोई बहुत बड़ी खबर तो एज सच नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन के इस कंपनी के लिए ये ग्रीन एनर्जी के ऊपर और सोलर पे ज़्यादा इन्हिसार करेगी, तो ऑब्वियसली इनके लिए ये फ्यूचर में ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फ्यूचर में इनको फ़ायदा देगी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से। अब कुछ मिसलेनियस खबरें उनको देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो पॉजिटिव खबर है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स grew by almost 10%, reaching at $19.55 billion during July to January, compared to 17.77 billion in the same period last year. तो एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है, और ये जो इजाफा है जो जुलाई से लेकर जनवरी तक के पीरियड का, उसमें तकरीबन 10% का इजाफा है, जो दादोशुमार जारी किए गए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की तरफ से। तो दिस इज़ गुड। एक तरफ रेमिटेंसेस में इजाफा, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स में इजाफा, और तीसरी तरफ इम्पोर्ट्स में जो कदगने हैं ये इम्पोर्ट में जो कमी आ रही है, तो रिजल्टिंग इन द करंट अकाउंट सरप्लस, और उसकी वजह से ये है कि हमारे लिए जो रिजर्व्स के ऊपर एक बड़ा बोझ होता है, हाल तो कि जो बड़ा बोझ होता है हमारा वो जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स होती है उसका होता है, लेकिन इन एनी केस यहाँ अगर करंट अकाउंट सरप्लस होगा तो वो प्रेशर कम हो जाता है, और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाती हैं फॉर गवर्नमेंट। अब जो दूसरी खबर है वो भी पॉजिटिव है कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया ऑन मंडे साइंड एन एग्रीमेंट फॉर डेफर्ड पेमेंट फॉर ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू पाकिस्तान वर्थ $1.2 बिलियन फॉर 1 ईयर। तो अब सऊदीया से चूँकि हम सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो वहाँ से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से मंडे को यानी 7 तारीख को एक मुआहिदा तय पाया पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में कि $1.2 बिलियन का जो ऑयल है वो 1 साल की जो पेमेंट डेफर्ड पेमेंट है, यानी 1 साल की डिलेड पेमेंट पाकिस्तान को अलाउ की है उन्होंने। तो ये भी हमारे लिए कम अज़ कम जो हमारे रिजर्व्स जो कुछ अरसे से कम होते जा रहे हैं उनके हवाले से अच्छी खबर है कि अब हमें कुछ टाइम कुशन मिल जाएगा कि इतने अरसे तक हम इसको हम अदायगी को मौखर कर सकते हैं। तो अगेन बेस्ड ऑन द फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड द गल्फ रीजन कंट्रीज, तो इस तरह की रिलैक्सेशन उनसे अक्सर हमें मिलती रहती है। अब जो अगली खबर है वो फिच की जो एक रिपोर्ट जारी हुई है वो है, जिसमें एक तरफ तो उन्होंने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी इम्प्रूवमेंट की बात की है कि वो इम्प्रूव हुई है, और जो ग्रोथ रेट है उसको भी उन्होंने एस्टिमेट किया है 3% पे। लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ खदशात का और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी इज़हार किया, जिसमें यह है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी हैं फॉर द अपकमिंग IMF रिव्यू इन फरवरी। तो IMF के रिव्यू के हवाले से उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया है कि जितने ज़्यादा जो भी IMF की डिमांड्स हैं उसके मुताबिक, और वैसे भी जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स की थी रिगार्डिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसमें FBR भी है और बहुत सारे दीगर इदारों के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, तभी ये रिव्यू भी सक्सेसफुल होगा और जो लॉन्ग टर्म में भी पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा। साथ साथ उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को वहाँ पर मैंशन किया है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है फ्राम अदर सोर्सेज लाइक फ्रेंडली कंट्रीज, बाईलैटरल मल्टीलैटरल सोर्सेज से, वो भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, कंसिडरिंग के पाकिस्तान को आने वाले महीनों के अंदर, आने वाले साल में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटीज़ हैं, जो मेच्योरिटीज़ मीन्स के जो उन्होंने लोन्स लिए हैं वो मेच्योर हो रहे हैं, वो पे करने होंगे ऑन टॉप ऑफ द इंटरेस्ट विच इज़ बीइंग पेड। तो काफ़ी सारी जो पेमेंट्स हैं वो आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान को करनी है, तो इस हवाले से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो सकती है। इन्होंने मेंशन किया कि ये एक बड़ा चैलेंज होगा अगर पाकिस्तान दीगर सोर्सेज से फाइनेंसिंग को एक्वायर करने में कामयाब नहीं होता। अब जो अगली खबर है वो एक और ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर आ जाती है कि पाकिस्तान की जो लोकल कॉटन इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी 18% का जो सेल्स टैक्स है उसकी वजह से प्रेशर में है। तो अब उसके लिए मज़ीद पैनिक क्रिएट हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स आई हैं कि GSP प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान को मिला था उसको दोबारा से रिव्यू करने लगा यूरोपियन यूनियन जून में। तो GSP प्लस स्टेटस की वजह से काफ़ी सारी कुछ टैक्सेस के हवाले से और दीगर जो रेगुलेशंस हैं उसके हवाले से कंसेशंस मिलती हैं, थोड़ा ईज़ हो जाती है एक्सपोर्टर्स को। लेकिन अगर ये रिव्यू में जाता है और रिव्यू के बाद किसी किस्म का उसमें रद्दोबदल आता है, तो ये पाकिस्तान की जो कॉटन इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा हो सकती है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि GSP प्लस स्टेटस को हमने बहुत सेलिब्रेट किया था
और ये बड़ा मैटर करता है हमारे लिए, हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे बिजनेसेस के लिए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये रिव्यू जो होता है इसके बाद किसी किस्म की उसमें रद्दोबदल नेगेटिव साइड पे होता है, तो दैट विल बैडली इम्पैक्ट ओवर इकानमी एज वेल एज स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, इंक्लूडिंग द कॉटन इंडस्ट्री। अब इसके बाद हम रिजर्व्स की बात करें तो जो लेटेस्ट नंबर जारी हुए हैं वो 31 जनवरी 2025 के हैं, जिसमें जो हमारे रिजर्व्स हैं 24 जनवरी के मुकाबले में उसमें कुछ डिक्लाइन आया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो ये जो नंबर है 16.04 बिलियन डॉलर्स का, ये क्यूमुलेटिव है स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स का। तो बहरहाल जो स्टेट बैंक्स के रिजर्व्स है उसमें 46 मिलियन का इजाफा हुआ है, लेकिन जो क्यूमुलेटिव है स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक से उसमें कुछ कमी हुई है। तो अभी तक 16 बिलियन से बहरहाल हम ऊपर ही हैं और काफ़ी अरसे से यहीं पे आसपास ही मूवमेंट हो रही है। और अगर ये आने फरवरी में आईएमएफ का रिव्यू है उसमें अगर हमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होती और पाकिस्तान वैसे भी कुछ मिडल ईस्ट के बैंक से भी लोन के हवाले से उनकी बात चल काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर चुकी है, तो बाईलेटरल मल्टीलेटरल और दीगर इस तरह के जो सोर्सेज हैं उससे अगर फाइनेंसिंग मिलती है, और दूसरी तरफ हमारे अगर एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा अभी हमने बात भी की वो बेहतर इसी तरह जारी रहता है और इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और साथ साथ रेमिटेंसेस के नंबर बेहतर रहते हैं, तो होपफुली ये जो रिजर्व्स के नंबर्स हैं इसमें कोई बड़ा फाल नहीं आएगा। ये अलग बात है कि जो हमारे लोन्स हैं उसमें से काफ़ी मेच्योरिटीज़ आ रही हैं, साथ साथ जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं और जितनी भी हमारी डेट रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरा करना कोई आसान काम नहीं है, और डायरेक्टली उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे रिजर्व्स के ऊपर पड़ रहा है। अब अगर हम यूएसटी टू पीकेआर देखें तो 6 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक का ग्राफ आपके सामने है। तो अनफॉर्चुनेटली एक लंबे अरसे तक डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम रहने के बाद अब थोड़ा सा यूँ लग रहा है कि एक डॉलर की अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में डायरेक्शन जो मूवमेंट है वो चल पड़ी है। और ये ग्राफ आपको एक आल्दो की कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से जिस तरह माजी में हुआ था उस तरह तो डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल इट शोज़ के प्रेशर है रुपए के ऊपर। और 278 रुपये 62 पैसे पे था 6 जनवरी को, और 7 फरवरी को 279 रुपये 5 पैसे। तो ये तकरीबन 40-42 पैसे का ही फ़र्क है, लेकिन स्टिल इट मैटर्स। और अगर आप देखें 6 फरवरी को 279 15 पे चला गया था। तो बहरहाल इन माय ओपिनियन इफ़ इट रिमेंस एनीवेयर बिलो 280 तो स्टिल इट विल बी ओके। लेकिन अगर उससे ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो फिर ये हमारे इम्पोर्ट बिल के लिए और हमारे जो दीगर बिजनेस है मोस्टली जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है, और पाकिस्तान की जो ओवरऑल डेट्स रिलेटेड लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए भी पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस मूवमेंट है उसको देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए खुशाइन बात यह है कि एक मौके पे आप देखें तो जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस 82 पे चली गई थी। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले से काफ़ी एम्बिग्विटीज़ और काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी कि रशिया के बारे में और इस तरह जो दीगर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ऑयल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं उस हवाले से पॉलिसीज़ क्या होंगी, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पैनिक का रीज़न बन रही थी। तो डॉलर की प्राइस काफ़ी सॉरी क्रूड ऑयल की प्राइस इन डॉलर टर्म्स काफ़ी ऊपर चली गई थी। लेकिन अब काफ़ी दिनों से दोबारा से एक तो मिडल ईस्ट के अंदर भी काफ़ी हद तक जो एक सूरत हाल थी टेंशन की वो भी सीज़ फायर के बाद सेटल डाउन हो रही है। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि इस वक्त जो प्राइस है पर बैरल वो 74.6 पे आ चुकी है। तो वी होप कि ये जो नंबर है इसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकानमी पे अच्छा पड़ेगा अगर आने वाले दिनों में यही ट्रेंड जारी रहता है या ऑयल की प्राइसेस इसी के आसपास रहती हैं। तो अब प्रीवियस जो फोर्टनाइटली प्राइसेस के नंबर जारी किए गए थे पाकिस्तान में उसमें कुछ इजाफा किया गया था, लेकिन अगर अब जिस तरह अभी सूरत हाल है प्राइसेस नीचे आई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो होपफुली इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको कास्केड और ट्रिकल डाउन किया जाएगा टूवर्ड्स द जनरल पब्लिक एज वेल, या एटलीस्ट ये है कि प्राइसेस को फिलहाल बढ़ाया नहीं जाएगा। तो दिस इज़ गुड फॉर आवर इम्पोर्ट बिल एज वेल, एंड लेट्स होप कि ये जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे सस्टेन करती हैं या यहाँ से मज़ीद नीचे आती हैं। KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर चीज़ें हमें कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही। अगर आप देखें तो इस हफ्ते के दौरान 5 तारीख को तो ऑफ था कश्मीर डे की वजह से, लेकिन बाकी जो 3 तारीख का 4 का 6 और 7 ये चारों दिन आपको रेड कैंडल देखने को मिली। और अगर आप देखें तो लगभग 1,14,500 के करीब थे, और जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को वो 1,10,322 पे हुई है।
तो तकरीबन 4000 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली इस पूरे हफ्ते के दौरान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में प्रेशर रहा, सेलिंग प्रेशर रहा और काफ़ी ज़्यादा पैनिक की सूरत हाल रही। और बावजूद इसके कि कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स भी आए और अच्छे रिजल्ट्स भी आए, लेकिन मार्केट अभी तक मुसलसल गिरावट का शिकार है। और यूँ लगता है कि जो इस वक्त एक सेलिंग प्रेशर है और जो करेक्शन है उसका सफ़र अभी तमाम नहीं हुआ। और मुमकिन तौर पे बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक 1,08,000 का जो सपोर्ट लेवल है वहाँ तक भी मार्केट गिर सकती है और वहाँ से दोबारा फिर रिबाउंड कर सकती है। बहरहाल लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो मैं इसको डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं कहूँगा, बल्कि इसको मैं साइडवेज ही कहूँगा। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर 12 दिसंबर के बाद जो प्राइस मूवमेंट है वो इसी बैंड के अंदर, यानी 1 लाख आल दो के बीच में आप देखें तो 1,18,000 पे भी गया। लेकिन ये जो 1,10,000 और 1,14,15,000 का नंबर है, इसके बीच में एक लंबे अरसे से मार्केट मूव कर रही है। इनडिसाइसिव सी सिचुएशन है। और जो मुल्क के अंदर जो IMF के रिव्यू के हवाले से अगर बात की जाए तो अगर वो रिव्यू पॉजिटिव आ जाता है और उसके बाद अगर दीगर जो फ्रंट्स हैं उसके ऊपर भी चीज़ें मुस्तहकम हो जाती हैं और साथ साथ ये कि पॉलिटिकल एंड के ऊपर भी अगर स्टेबिलिटी रहती है तो वी कैन होप के मार्केट एक कुछ अर्से तक इस तरह साइडवेज रहने के बाद दोबारा से एक अपवर्ड ट्रेंड में जा सकती है। बहरहाल ये सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि इंडिविजुअल शेयर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर, और इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो वो ज़्यादा मैटर करता है कि आप जो पोर्टफोलियो है उसमें किस सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं और उनकी क्या सूरत हाल है। एज एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो जिस तरह इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो अब कुछ उसके बेनिफिशरीज होंगे मुमकिन तौर पे। और अब बात चल रही है कि मुमकिन तौर पे आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से भी कुछ रिलैक्सेशन आ सकती हैं। तो इन दैट केस सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और इससे जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद जो बैंक्स हैं, हाल तो के अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंक्स के वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो आने वाला साल है उसमें शायद इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स बैंक्स के ना आ सकें, कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। और साथ साथ ये भी कि जो हमारा केमिकल सेक्टर है या पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लिया है पिछले कुछ अरसे में, जो IPPs के साथ अर्ली टर्मिनेशन हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप देखें और इंडिविजुअल कंपनीज और सेक्टर्स हैं जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन पे फोकस रखें। और KSE 100 इंडेक्स की अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो आपको वॉल्यूम्स के अंदर भी डिप्रेशन नज़र आ रही है, कमी नज़र आ रही है। विच मीन्स के इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना वो शेकी है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है, उनकी एग्जिट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। और इंस्टीट्यूशनल बायर्स की अगर बात की जाए तो उस हवाले से आने वाले दिन आल दो के म्यूचुअल फंड्स ने भी कुछ सेलिंग्स की हैं, प्रॉफिट टेकिंग की है। लेकिन ये चलता रहता है म्यूचुअल फंड्स को अगर देखा जाए तो जो इक्विटी मार्केट है वो लुक्रेटिव लगेगी, क्योंकि मुसलसल जो इंटरेस्ट रेट के नीचे आने के बाद जो मनी मार्केट है उसमें वो अब उनको प्रॉफिट्स दिखते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ऑब्वियसली उनको भी अपना पैसा रिशफल करना पड़ेगा। तो इन दैट केस इक्विटी मार्केट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम। सो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखें और कोशिश करें कि जो मार्केट का ट्रेंड है उसके मुताबिक ही अपने डिसीजन लें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इस तरह की सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स कर रहे हैं या फिर आप स्विंग्स कर रहे हैं तो इन दैट केस यू नीड टू बी मोर क्रिटिकल और फिर आपको डिसीजंस लेने होंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।